स्वागत है आपका लर्न विद मौज में। आइए सुनते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी कायर मुंशी प्रेमचंद की कलम से। युवक का नाम था केशव और युवती थी प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। केशव था नए विचारों का प्रतिनिधि, जात पात ऊंच नीच के बंधनों का सख्त विरोधी, और प्रेमा वो थी पुराने संस्कारों की मानने वाली, परिवार की मर्यादाओं में विश्वास रखने वाली। फिर भी दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। पूरा कॉलेज उनके प्रेम की मिसाल देने लगा। केशव एक ब्राह्मण होते हुए भी एक वैश्य कनेमा से विवाह करना चाहता था। उसे ना समाज की चिंता थी, ना कुल की मर्यादा की। उसके लिए अगर कुछ सच था तो बस प्रेम। लेकिन प्रेमा के लिए माता पिता की आज्ञा के खिलाफ एक कदम भी बढ़ाना मानो उसके लिए असंभव था। संध्या का समय था। विक्टोरिया पार्क का एक शांत कोना, चारों ओर हरियाली फैली थी, और वहीं बैठे थे केशव और प्रेमा आमने सामने। सैर करने वाले सब जा चुके थे, लेकिन ये दोनों वहीं रुके थे। उनके बीच एक ऐसा विषय छिड़ा था जो किसी भी तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। प्रेमा की बातों से केशव परेशान हो उठा। उसने झुंझलाकर कहा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं? प्रेमा ने शांत स्वर में उसे समझाते हुए कहा, नहीं केशव, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन इस बात को माँ बाप के सामने कैसे रखूं, यही तो समझ नहीं आता। वे पुराने विचारों को मानने वाले लोग हैं। अगर मैं कुछ भी ऐसा कहूं तो उनके मन में ना जाने कैसी कैसी शंकाएं जन्म लेंगी। तुम खुद सोच सकते हो। ने चिढ़कर कहा, तो मतलब तुम भी उन्हीं पुरानी सोच की गुलाम हो? प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कोमल स्नेह के साथ उसकी तरफ देखा। नहीं केशव, मैं गुलाम नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए मेरे माता पिता की इच्छा हर चीज से ऊपर है। तो तुम्हारा खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं है? अगर तुम ऐसा ही मानते हो तो यही समझ लो, प्रेमा ने इसे जवाब दिया। केशव ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तो सोचता था ये सब ढकोसले सिर्फ बेवकूफ लोगों के लिए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां भी इन पर आंख बंद करके भरोसा करती हो। जब मैं तुम्हारे लिए पूरा संसार छोड़ सकता हूं, तो क्या तुम्हारी तरफ से भी इतनी उम्मीद करना गलत है? प्रेमा चुप रही, पर उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था। उसने सोचा, मेरा अपनी देह पर भी क्या अधिकार है? जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, हर दर्द सहा, क्या उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मैं कोई फैसला ले सकती हूँ? प्रेमा ने शांत पर गहरी आवाज में कहा, क्या प्रेम सिर्फ स्त्री और पुरुष के रिश्ते में ही हो सकता है? क्या वह दोस्ती, आत्मीयता और मैत्री का रूप नहीं ले सकता? मैं प्रेम को आत्मा का बंधन मानती हूँ, शरीर का नहीं। केशव के चेहरे पर कठोरता उभर आई। उसने कहा, प्रेमा, तुम इन दार्शनिक बातों से मुझे पागल कर दोगी। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, जो सामने है बस उसी को सच मानता हूँ। कल्पनाओं की दुनिया में मेरे लिए कोई सुख नहीं है। इतना कहकर केशव ने प्रेमा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रेमा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं केशव, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझसे वो चीज मत मांगो जिस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। केशव को यदि प्रेमा गुस्से में कुछ कह देती तो शायद उसे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उसकी नम्रता ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो कुछ पल चुप बैठा रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा, और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। प्रेमा वहीं बैठी रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मन में एक तूफान सा उठता रहा। रात को जब प्रेमा अपनी मां के साथ बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। केशव की बातें उसके दिल में इस तरह गूंज रही थी जैसे शांत पानी में कोई छाया गिर जाए, हर पल उसका आकार बदलता रहे। वो उसे समझ नहीं पा रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर मां से इस विषय में कैसे कहे? लज्जा उसकी जुबान को बंद कर देती थी। उसने मन ही मन सोचा। प्रेमा के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वो सोच रही थी, अगर मेरा विवाह केशव से न हुआ तो मेरा कर्तव्य क्या होगा? अगर केशव ने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या मैं जीवन भर खुद को माफ कर पाऊंगी? लेकिन फिर एक बात उसके दिल में पूरी तरह से साफ हो गई, मैं केशव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। उसी पल उसकी मां की आवाज आई, क्या अब तक तुझे नींद नहीं आई प्रेमा? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है
थोड़ा बहुत घर का काम सीख ले, तुझे तो बस किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। देख बेटी, 4 दिन में तू पराए घर चली जाएगी। कैसा घर मिलेगा कौन जाने। अगर काम करने की आदत नहीं रही तो कैसे निभेगा वहां। प्रेमा ने मासूमियत से कहा, मैं पराए घर जाऊंगी ही क्यों? मां मुस्कुराई और फिर गंभीरता से बोली, बेटी, लड़कियों के लिए यही सबसे बड़ी विडंबना है। माँ बाप की गोद में पली बड़ी और जब होश संभाला तो पराई हो गई। अगर अच्छा घर मिल जाए तो जीवन कट जाता है, वरना रोते हुए दिन रात गुजरते हैं। सब कुछ भाग्य के हाथ में है। अपनी बिरादरी में तो कोई घर पसंद नहीं आता, कहीं लड़कियों की इज्जत नहीं, लेकिन विवाह तो बिरादरी में ही करना पड़ेगा। कौन जाने ये जात पात की जंजीरें कब टूटेंगी। प्रेमा का दिल धड़क उठा, फिर भी उसने हिम्मत करके धीरे से कहा, मां, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं। उसने ये बात तो कह दी, लेकिन उसका दिल कांप रहा था, कहीं मां उसके दिल की बात समझ न जाए। प्रेमा की मां ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, और 2-4 जगह ऐसा हो भी गया तो उससे क्या होता है। प्रेमा चुप रही, कुछ कहने की हिम्मत न हुई। उसे डर था कि कहीं मां उसके मन की बात न समझ जाए। उसका भविष्य उसे एक अंधेरी खाई की तरह सामने दिख रहा था, जो उसे निगल जाने को तैयार खड़ी थी। ना जाने कब उसकी आंख लग गई। जब प्रेमा की आंख खुली तो उसके भीतर एक अजीब सा साहस जाग चुका था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे झकझोर रही हो, मानो कोई दैवी प्रेरणा उसे निर्णय की ओर खींच रही हो। कल तक वो अपने माता पिता की मर्जी को सब कुछ मानती थी, लेकिन आज उसके भीतर वो हिम्मत आ चुकी थी जो तूफानों से भी टकरा जाती है। प्रेमा ने सोचा, हाँ, ये देह माँ बाप की हो सकती है, लेकिन आत्मा तो मेरी अपनी है, और अगर आत्मा को कुछ सहना पड़ेगा तो वह इसी देह से तो भुगतना पड़ेगा। अब उसे लगने लगा था कि इस विषय में चुप रहना, संकोच करना ना सिर्फ गलत है बल्कि आत्मघाती है। क्या वह अपने पूरे जीवन को सिर्फ एक झूठे सामाजिक सम्मान के लिए बलिदान कर दे? अगर विवाह का आधार प्रेम न हो तो वह क्या है? बस एक शरीर का सौदा। प्रेमा सोच रही थी, क्या आत्मसमर्पण बिना प्रेम के भी हो सकता है? सिर्फ इस कल्पना से कि उसका विवाह किसी अजनबी युवक से हो सकता है, उसका हृदय विद्रोह कर उठा। उसी समय वह नाश्ता करके अपनी किताबें लेकर पढ़ने जा रही थी। तभी उसके पिता ने प्यार से आवाज दी, बेटी, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल से मिला था, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। प्रेमा ने सीधा सा जवाब दिया, आप तो हमेशा यही कहते हैं। पिता मुस्कुराए और बोले, नहीं, सच में। इतना कहकर उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और उसमें से एक मखमल की चौखट में जरी तस्वीर निकाली। देखो, ये लड़का आईसीएस की परीक्षा में प्रथम आया है, इसका नाम तो सुना ही होगा। बूढ़े पिता ने इस तरह भूमिका बांधी थी कि मां कुछ समझ नहीं सकी, लेकिन प्रेमा सब समझ गई। उनका इशारा साफ था। प्रेमा ने तस्वीर की ओर देखे बिना ही कहा, नहीं, मैंने तो उसका नाम नहीं सुना। पिता ने बनावटी हैरानी जताई, क्या तुमने उसका नाम भी नहीं सुना? आज के अखबार में उसका चित्र और सारा जीवन चरित्र छपा है। प्रेमा ने अब कुछ रुखाई से जवाब दिया, होगा, लेकिन मुझे इस परीक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं लगता। मैं तो समझती हूँ कि जो लोग इस तरह की परीक्षाओं में बैठते हैं वो सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ निजी लाभ होता है। प्रेमा ने आगे कहा, ऐसे लोग जो इस पद को पाकर अपने गरीब दलित असहाय भाइयों पर राज करें, धन इकट्ठा करें, क्या यही है जीवन का ऊंचा उद्देश्य? उसके लहजे में पीड़ा थी, एक जलन थी, अन्याय के खिलाफ क्रोध था। पिताजी ने सोचा था कि बेटी तो ये तस्वीर देखकर फौरन प्रभावित हो जाएगी, लेकिन ये जवाब सुनकर वो थोड़ा झुंझला गए और बोले, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे धन और पद की कोई अहमियत ही नहीं है तेरे लिए। प्रेमा ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं नहीं मानती इसमें कोई बड़ी बात है। मैं तो उस इंसान को ऊंचा समझती हूँ जिसमें त्याग हो, सेवा हो। मैं ऐसे युगों को जानती हूँ जो अगर ये पद जबरन भी दे दिया जाए तो भी वो उसे ठुकरा देंगे। थोड़े चिढ़कर बोले, ये तो नई बात सुनी मैंने आज। मैं तो देखता हूँ लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए दफ्तर दफ्तर भटकते हैं। मैं जरा उस लड़के की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसमें इतना त्याग हो। मैं तो उसकी पूजा करूंगा। शायद किसी और दिन प्रेमा ये बात सुनकर चुप हो जाती या सिर झुका लेती, लेकिन आज नहीं।
आज वह उस सिपाही की तरह थी जिसके पीछे खाई हो और आगे सिर्फ युद्ध। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अपने आवेश को संयम से दबाते हुए, आंखों में विद्रोह लिए, प्रेमा अपने कमरे में गई और केशव की कुछ तस्वीरों में से एक तस्वीर उठाई जो उसके हिसाब से सबसे कम आकर्षक थी और आकर पिता के सामने रख दी। बूढ़े पिता ने पहले तो उस तस्वीर को उपेक्षा की नजर से देखना चाहा, लेकिन पहली ही नजर में वो चेहरा कुछ कह गया। ऊंचा कद था और दुर्बल होने पर भी उस युवक की कद काठी में स्वास्थ्य था, संतुलन था, एक सादगी भरी दृढ़ता थी जो नजरों से ही विश्वास दिला दे। चेहरे पर कोई चमकदार तेज नहीं था, लेकिन कुछ था उसमें जो भीतर तक उतरता था। एक विचारशीलता, एक गहराई जो कहती थी यह लड़का भरोसे के लायक है। पिताजी ने कुछ देर तस्वीर को देखकर पूछा, यह किसका चित्र है? प्रेमा ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, मेरे ही क्लास में पढ़ते हैं। पिता ने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, अपनी बिरादरी का है? बस प्रेमा की चेहरे की रौनक फीकी पड़ गई। उसी पल उसने समझ लिया यही सवाल उसकी किस्मत का फैसला करेगा। कुछ पल पहले जो आत्मविश्वास था वो इस एक सवाल के सामने धीरे धीरे पिघलने लगा। वो बोली, जी नहीं, वो ब्राह्मण है। और ये कहते ही कमरे से बाहर भाग गई, जैसे उस कमरे की हवा उसका दम घोंट रही हो। दीवार की आड़ में जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। पिता लाला जी पहले तो बहुत गुस्से में भर गए। सोचा अभी बुलाकर साफ कह दूं ये रिश्ता असंभव है। वो उसी गुस्से में दरवाजे तक आए, लेकिन बेटी को रोते हुए देखा तो उनका मन भी पिघल गया। उन्हें अब सब कुछ साफ समझ आ गया था कि प्रेमा का झुकाव केवल आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरा भाव था। लाला जी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन कुल मर्यादा की सीमा भी उनके लिए जरूरी थी। वो चाहते थे कि अपनी जाति में ही किसी योग्य वर को देकर अपनी बेटी को विदा करें। शैली में अर्पण कर सकते थे, लेकिन अपनी जाति की सीमाओं के बाहर भले ही कोई कितना भी योग्य, कितना भी कुलीन क्यों न हो, लाला जी उसे स्वीकार नहीं कर सकते। उनके लिए यह कल्पना भी असह्य थी, एक ऐसा अपमान जिसे वह सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से कॉलेज जाना बंद कर दो। अगर शिक्षा ही कुल मर्यादा को डुबोती है तो ऐसी शिक्षा कुशिक्षा है। प्रेमा का दिल धक से रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, परीक्षा तो बस आने ही वाली है। लेकिन लाला जी ने बिना डगमगाए कहा, आने दो, और फिर अपने कमरे में चले गए, चुपचाप, भीतर भीतर उबलते हुए। 6 महीने बीत गए। इस आधे साल ने लाला जी को भी तोड़कर रख दिया। वो एक दिन चुपचाप अपनी पत्नी को एकांत में ले गए और बोले, जहां तक मैं जानता हूं केशव एक बहुत सुशील और प्रतिभाशाली युवक है। मैं अब देख रहा हूं कि प्रेमा इस शोक में धीरे धीरे मर रही है। मैंने भी समझाया, तुमने भी समझाया, सबने कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब इस हालत में हम और कर भी क्या सकते हैं? पत्नी ने चिंतित होकर कहा, कर तो दोगे, लेकिन रहोगे कहां? पता नहीं कहां से ये कुलच्छनी मेरी कोख में आ गई। लाला जी की आंखों में रोष चमक उठा। उन्होंने भौहें चराते हुए कहा, यह बात तो मैं 1000 बार सुन चुका हूं, पर इस कुल मर्यादा के नाम को कब तक रोते रहेंगे? चिड़िया के पंख काटकर ये उम्मीद करना कि वह तुम्हारे आंगन में ही फड़फड़ाएगी, ये कहां की समझदारी है? आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें हिम्मत और प्रेरणा देता है।